So, gentlemen, welcome back for the third and last session for today, training number 5 for OSHA 30 hours जनरल इंडस्ट्री। इससे पहले हमने ग्रुप डिस्कशन की एक्टिविटी परफॉर्म की है, उसमें 3 लोग जो है वो अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बाकी 2 लोग बाकी हैं। अभी वो लोग अगर नहीं आते, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो 20 नंबर उनके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर ओवरऑल आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगी ये चीज़। तो मतलब आपके लिए कल आज की जो लास्ट सेशन है ये, और कल की जो लास्ट क्लास है इसमें आपको मैं अगेन एक मौका दे दूंगा। अगर 2 लोग जो रह गए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर लें तो उनको मार्क्स मिल जाएंगे उनमें से। अब कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे आप अगर कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो क्विज भी करना है, और फिर हमारी जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो भी हम कल उसके ऊपर भी ब्रीफिंग लेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर एक हफ्ते का आपको टाइम देंगे ताकि आप अपना पहले आप अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट कंप्लीट करें, उसके बाद आप अपना एग्जाम जो है वो भी ऑनलाइन होगा, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा बिफोर टाइम। उससे पहले मटेरियल आपके पास है सारा को, LMS के अंदर जाके इसको रीड करें, अंडरस्टैंड करें, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछें। तो अभी जो हमारा बेसिकली टॉपिक है दैट इज कन्फाइंड स्पेसिस। अच्छा, कन्फाइंड स्पेसिस का जनरल कंसेप्ट क्या है और ये कौन सी स्पेसिस होती हैं, मैं आपको बड़ा इजीली इसको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ ताकि आप जो है वो जी उमर साबरी असद शबीर नईम आरिफ, जी नईम आरिफ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी मिस्टर नईम, कैन यू हियर मी? जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। असल में मैं उम्रा के लिए आया हूँ ना, तो इसलिए मैं 2 दिन क्लास नहीं अटेंड कर सका। अच्छा, चले, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। नो अभी भी प्रॉब्लम। मैं नबी में था, इसलिए मैं बाहर आ गया, थोड़ा आपको मैसेज करने के लिए बाहर बाहर आया हूँ। अच्छा, तो अभी आप वापस जाएंगे, कल की क्लास में आप शामिल हो जाएंगे कल? कल हमारी जी लास्ट कल क्लास। की मैं इंशाल्लाह करता हूँ। तो जी कल चले, मैं शाम को। चले कल फिर आपसे हम डिस्कशन करवा लेंगे, हमारी एक्टिविटी है वो ग्रेडेड जरूरी है। तो आप कम से कम 10 जी से जी 15 जी मिनट का टाइम कल जरूर निकालिएगा, ठीक है? जी आप जी ठीक आप है, रिकॉर्डिंग भी शुक्रिया सुन सर, शुक्रिया। सकते हैं। चले ठीक है, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जी मैं वो रिकॉर्डिंग जो है ना मैं सुन लूंगा पूरी। चले चले चले, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चले जी, आगे चलते हैं हम कन्फाइंड स्पेस के बारे में। इसका जनरल कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ बेसिकली। ऐसी स्पेस, ऐसी ऐसा एरिया जिसकी एंट्री बहुत लिमिटेड होती है लेकिन उसके नीचे काफी ओपन जगह होती है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कन्फाइंड स्पेस। और ओशा की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं, अगर वो चीजें उस स्पेस के अंदर जाहिर होती हैं, तो फिर हम उसको कन्फाइंड स्पेस कहेंगे, ठीक है ना। अब कन्फाइंड स्पेस भी 2 तरह की ओशा के स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंशन है। नंबर एक, वो जो परमिट रिक्वायर्ड है, मतलब जहाँ पे आपको एंट्री के लिए परमिट की जरूरत होती है। ठीक है, परमिट आपको पता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो जब तक ऑथोराइज ना किया जाए, जब तक वो फुलफिल ना किया जाए, जब उसकी तब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना की जाए, तो एंट्री हो नहीं सकती उस स्पेस के अंदर, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्पेसेस भी होती हैं जो कि परमिट रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब उसमें जो हैजर्ड्स होते हैं वो कम और हल्की नोयत की होते हैं, जिसके अंदर आप बगैर परमिट के भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में आती हैं। तो हम सबसे पहले ओशा की वो कंडीशंस जानने की कोशिश करेंगे जो अगर पूरी हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि ये स्पेस जो है वो कन्फाइंड स्पेस है। कन्फाइंड स्पेस की जो पहली शर्त होती है वो ये होती है, उसके अंदर हेजेडियस एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना। ऐसी स्पेस जिसके अंदर हेजेडियस एटमॉस्फेयर हो उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। आ हेजेडियस एटमॉस्फेयर कैन एक्सपोज एम्प्लॉइज टू द रिस्क ऑफ डेथ, इनकैपेसिटेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू सेल्फ रेस्क्यू, इंजरी इन एक्यूट इलनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट किस्म के हेजेडियस मटेरियल्स हैं जिनके थ्रू डिफरेंट किस्म के एक्सपोजर के साथ वो हेजेडियस मटेरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो गैसेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी बंद जगह जहाँ पे कोई हेजेडियस मटेरियल मौजूद हो और वो उनकी मतलब है कि मौजूदगी में कोई हेजेडियस सब्सटेंस क्रिएट होने का खतरा हो, तो ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो हेजेडियस एटमॉस्फेयर कहलाता है।
तो इन ये स्पेसिस चूंकि बंद होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, इनकी एंट्री बड़ी स्मॉल होती है, इनके अंदर वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो इसलिए इनके अंदर जो हैज़ार्डियस एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, उसके सर्कुलेट करने का इम्कान कम हो जाता है। तो इसलिए जो कन्फाइंड स्पेस की शर्त है पहली वो ये कि इसके अंदर हैज़ार्डियस एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अगर ऐसी स्पेस है तो इसका मतलब है कि ये कन्फाइंड स्पेस है। दूसरी, अटेंडेंट। अगर एक कन्फाइंड स्पेस का एक अटेंडेंट उसके बाहर उसको लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पेसिस होती हैं, ये जो कन्फाइंड स्पेसिस होती हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी भी काम कर रही होती है, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स भी होते हैं, और अगर इनके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए उन कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर, तो फिर उनकी रिपेयर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो फिर मेंटेनेंस की टीम या रिपेयर करने वालों की जो टीम है उसके अंदर एंट्री करती है उस स्पेस के अंदर। और चूंकि इसकी एंट्री बड़ी शॉर्ट होती है, मतलब एक बंदा एक वक्त में आसानी से उसमें उतर सकता है, ठीक है, फिर दूसरा उतरता है, मतलब है कि वो इसकी एंट्री बड़ी लिमिटेड होती है, ये इसकी शराइत में से एक है। तो अटेंडेंट अगर मौजूद है उस स्पेस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये कन्फाइंड स्पेस है। इसका मतलब तीसरी इसकी कंडीशन होती है कि आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होती है कि जब भी आप किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करवाते हैं, ठीक है, एंट्री करवाते हैं, तो उसके अंदर आपने देखे ना, एक स्पेसिस जो होती हैं इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, और उनको आपने एनर्जी प्रोवाइड की होती है। वो हो सकता है कोई मशीनरी अंदर काम कर रही हो जिससे कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो। तो अगर आपने उसको रिपेयर करवाना है, उसकी कोई मेंटेनेंस करवानी है, कोई स्केजुअल मेंटेनेंस है या कोई एक्सीडेंटल रिपेयर है, तो आपकी मेंटेनेंस की टीम को आपने एंटर करवाना है उस स्पेस के अंदर। तो फिर सबसे पहला काम, उसको जितनी भी किस्म की एनर्जी है उससे कट ऑफ करेंगे आप। ठीक है ना, मतलब अगर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चाहे वो गैस की शक्ल में है, लिक्विड की फॉर्म में है, कुछ ही और भी, वाटर भी एनर्जी है, पानी, जैसे आपको पता है ये जो टर्बाइंस होती हैं ये वाटर की एनर्जी से ही बिजली पैदा करती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह मतलब उनको आइसोलेट करना उस एनर्जी सोर्स से। अगर ऐसी स्पेस के अंदर आइसोलेशन वाला कोई फैक्टर मौजूद है तो उसको हम कहेंगे कि ये कन्फाइंड स्पेस है। इसके अलावा अगर वेंटिलेशन का मतलब उसके अंदर कोई सिस्टम लगा हुआ है या प्रोविजन है वेंटिलेशन की, तो इसका मतलब है कि वो भी कन्फाइंड स्पेस है। ठीक है जी, उसके बाद ऑथोराइज्ड एंट्रेंट, कि अगर ऐसी स्पेस जिसके अंदर सिर्फ ऑथोराइज्ड एंट्री होती है, मतलब अनऑथोराइज्ड एंट्री नहीं होता, कुछ ऐसे स्पेसिस होती है ना, इनक्लोज्ड स्पेसिस होती है, कोई भी उसमें एंटर हो जाता है, उसके लिए ना कोई परमिट की जरूरत होती है, वो भी मतलब बड़ी ओब्लीक सी साइट्स होती हैं, बड़ी कन्फाइंड सी होती हैं, लेकिन वो उस तरह का हैजर्डियस इन्वायरमेंट उसके अंदर नहीं होता, अटेंडेंट की जरूरत नहीं होती, कोई परमिट सिस्टम की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ये देखना, एक्सकीवेशन वगैरह होती है, ट्रेंचेस वगैरह होते हैं, जब कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ट्रेंचेस होते हैं तो ये भी कन्फाइंड स्पेसिस ही हैं ऑलमोस्ट, मतलब, लेकिन वो सारी शराइत पूरी नहीं करती, इसलिए फिर हम उनको परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस नहीं कहते। होती कन्फाइंड है, उनमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की आपको जरूरत होती है, लेकिन सारी कंडीशंस उसमें अप्लाई नहीं हो रही होती, इसलिए उसको हम कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी में काउंट नहीं करते। तो ऑथराइज एंट्रेंट की जरूरत होती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। उसके बाद रिट्रीवल सिस्टम, ऐसा मतलब है कि अगर कोई आपकी रिपेयर मेंटेनेंस की टीम उस स्पेस के अंदर जाके काम करती है, अपना उसको रिपेयर करती है, मेंटेनेंस करती है, तो उसका कोई लाइफ लाइन सिस्टम मौजूद है, मतलब कोई रोप उसके साथ बंधा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता अंदर कोई हेजेडियस मटीरियल की कोई एक्टिविटी हो जाती है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे ऑक्सीजन की डिप्लेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अंदर, अंदर कोई स्पार्किंग होती है, कोई गैस मौजूद है, उससे कोई आग लग जाती है, कोई वहाँ पे कोई गैस पैदा हो जाती है, या कोई एक्सीडेंटल अंदर कोई गैस का मैकेनिज्म मौजूद है, कोई पाइप लीक कर जाता है, उसके अंदर कोई मतलब है कि ऑलरेडी कोई मतलब छोटा मोटा एनर्जी का फैक्टर रह गया, तो इवन कि आपने सारे उसके आइसोलेट कर दिया, एनर्जी सोर्सेज उसके खत्म कर दिए, फिर भी वो ये जो लॉकआउट टैग आउट है वो इसीलिए किया जाता है कि जो एक्सीडेंटल एनर्जी रिलीज होती है वो बड़ी डेंजरस हो जाती है बाज़ का। तो अगर ऐसा है कि आपका कोई एंट्रेंट जो है वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया हुआ है,
लेकिन अंदर कोई हेजिडियस एक्टिविटी हो गई है तो उसका उसको इम्पैक्ट होगा। इसलिए उसके साथ इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए ये जो रिट्रीवल सिस्टम है ये मौजूद होता है। वो जो अटेंडेंट होता है ऊपर, वो बेसिकली यही इंश्योर कर रहा होता है कि अगर जो बंदा नीचे उतरा हुआ है उस स्पेस के अंदर गया हुआ है, काम कर रहा है, अगर उसको कोई थोड़ा सा भी फील हो कहीं के कोई डेंजर है, कोई खतरा है, तो वो अपनी वो जो रोप है, लाइफ लाइन है, उसको हिलाता है, उसको सिग्नल करता है बाहर वाले को, अटेंडेंट को। तो अटेंडेंट जो होता है उसको फिर उस लाइफ लाइन के जरिए पुल अप कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। इसको कहते हैं इमरजेंसी रेस्क्यू, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशंस हैं, ओशा कहती है कि जिनमें ये कंडीशंस पूरी होंगी वो कन्फाइंड स्पेस जो है वो कंसीडर होगी। एक तो एंट्री उसकी लिमिटेड होनी चाहिए, फिर उसके अंदर अटेंडेंट होना चाहिए, फिर उसका रिट्रीवल सिस्टम, अथोराइज्ड एंट्रेंट होनी, वेंटिलेशन अगर मौजूद है, या मतलब आइसोलेशन उसकी हुई हुई है तमाम एनर्जी सोर्सेज से, देन दैट विल बी कॉल्ड परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। यानी जिनके अंदर, ऐसी स्पेसिस के अंदर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, वहां पे परमिट की आपको जरूरत पड़ेगी। परमिट के बगैर उसकी एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि उस स्पेस के अंदर जिसको हम कन्फाइंड स्पेस कह रहे हैं एज पर ओशा रूल, उनके अंदर किस किस्म के हैजर्ड्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को और सेफ्टी को डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हैजर्ड्स हैं जो आपकी कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो सकते हैं। मसलन ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर, ये बहुत कॉमन है ये चीज़, क्योंकि एक कन्फाइंड स्पेस है, इनक्लोज्ड है, उसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ताज़ा हवा की उसमें मूवमेंट नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है, तो अमूमन जो ऑक्सीजन का लेवल है वो वहाँ पे कम हो जाता है। तो जब भी कन्फाइंड स्पेस में काम होता है, जब आपका वर्क परमिट बनता है, तो उसके अंदर ये चीज़ उस पहले टेस्टिंग की जाती है उस स्पेस की, कि उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो मतलब ये जो एंट्रेंट है उसके लिए फिजिबल है या नहीं है। तो ऑक्सीजन की कमी एक मेन उसके अंदर मसला होता है, हैजर्ड होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी का मसला नहीं होता, और भी गैसेज हो सकती हैं वहाँ पे जो कि टॉक्सिक हो सकती हैं, आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, बेहोश कर सकती हैं, मार सकती हैं बंदे को। तो उसकी टेस्टिंग करना जरूरी है। उसके बाद मटेरियल्स इन द स्पेस दैट कैन इंगल्फ और इमर्स ए वर्कर, मतलब कोई ऐसा अंदर कोई ऐसी कोई टूट फूट हुई है, कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, क्योंकि लाइट का भी अंदर मसला मसाइल होता है, कन्फाइंड होती है। तो अगर उससे कोई आपका वर्कर जो है वो जो अंदर काम कर रहा है, इनगल्फ का मतलब होता है उसके अंदर फंस सकता है, उसके अंदर ट्रैप हो सकता है। पाँव अगर वो सीढ़ी से उतरा है तो उसका पाँव जो है वो कहीं स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, चोट लग गई है। तो इस तरह के हैजर्ड जो है वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। इनवर्ट कवरिंग्स, walls that can slope down and trap or asphyxiate a worker, ठीक है ना। जो इनवर्ट कवरिंग्स होती हैं, क्योंकि अंदर की तरफ वो ग्रेविटी होती है ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, या उसके अंदर किसी दाएं से आप एंटर करते हैं, तो वहां पे मतलब वो आपको नीचे की तरफ खींचती है ग्रेविटी की वजह से, स्पेस जो होती है। तो उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं किसी अंदर, कोई ऐसी कंफाइंड एरिया के अंदर जिसमें बेहोश हो सकते हैं आप। इस तरह की मतलब एक्टिविटीज आपकी कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद होती हैं जो आपको नुकसान कर सकती हैं। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि परमिट रिक्वायर्ड स्पेसिस की कंडीशंस कौन सी हैं, मतलब है कि वो रूल्स कौन से हैं, ओशा रूल्स फॉर परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसिस। द एम्प्लॉयर मस्ट इवेलुएट द वर्क प्लेस टू डिटरमिन इफ एनी स्पेसिस आर परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेसिस। मतलब अगर तो वो पांच कंडीशन जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं, अगर वो पूरी होती हैं एक स्पेस के अंदर, तो दैट इज ए कन्फाइंड स्पेस, और वहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो ओशा रूल्स के मुताबिक जरूरी है। मतलब एंट्रेंट भी होगा, वहाँ पे अटेंडेंट भी होगा, ट्रेनिंग भी होगी, ऑपरेटर्स चाहिए अगर आपको ब्रीदिंग का, स्काबा जिसको कहते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, वो भी पहनना होगा, लाइफ लाइन भी होगी, इमरजेंसी रेस्क्यू का प्लान भी वहाँ पे इन प्लेस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंश्योर करनी होती है एम्प्लॉयर को। इफ एनी एम्प्लॉयर डिसाइड इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट एंटर परमिट स्पेसिस, द एम्प्लॉयर मस्ट प्रिवेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम एंटरिंग परमिट स्पेसिस। ठीक है जी। मतलब अगर टेस्टिंग के दौरान पता चला जी कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ही ठीक नहीं है, तो इवन कि वो परमिट मतलब भी बन गया सब कुछ, लेकिन फिर भी टेस्टिंग उसकी, अच्छा टेस्टिंग भी ऐसा नहीं होता कि मतलब एक दफ़ा आपने टेस्टिंग कर ली और पूरे 2 दिन के लिए वो टेस्ट जो है वो वैलिड रहेगा। नहीं, वहाँ पे मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि अगर आपने टेस्टिंग की है उसकी, उसके एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर
आधे घंटे घंटे के अंदर अंदर आपने उसको क्लियर करना होता है, या जो भी स्पेसिफिक टाइम होता है। मतलब ज़्यादा लेंथी टाइम के लिए आप टेस्ट को वैलिड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट करें ऑक्सीजन का लेवल चेक किया है, वो तो ठीक है। हो सकता है घंटे के बाद ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे वो ना हो जो आपने 1 घंटा पहले चेक किया था। तो इसलिए उसकी टेस्टिंग जो है कंटिन्यूसली रैंडमली होती रहती है। तब आपको मतलब है कि एंट्री की वहाँ पे वो अलाउ किया जाता है। इफ द एम्प्लॉयर डिसाइड्स दैट इट्स एम्प्लॉइज विल एंटर परमिट स्पेसेस, द एम्प्लॉयर मस्ट डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ए रिटन परमिट स्पेस प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एम्प्लॉइज और हिज आर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। अब ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीज़ें आती हैं कि वहाँ पे परमिट का सिस्टम इंश्योर करे। ठीक है। परमिट प्रॉपर ऑथराइज करने के लिए कि कोई बंदा डिप्यूट होना चाहिए, उसका कोई सुपरविजन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और मतलब है कि कोई मतलब है कि अगर वो खुद नहीं है तो ऑथराइजर, तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होना चाहिए। इस तरह की ये सारी कंडीशंस एम्प्लॉयर को सेफ्टी के लिए इंश्योर करनी होती है। अच्छा, अब हम बात करें कि हैजर्डियस एटमॉस्फेयर किस किस्म का होता है। जनरली मैंने आपको बता दिया है कि एटमॉस्फेयर जो हैजर्डियस होता है उसमें मोस्टली मतलब है कि ज़्यादा इश्यूज होते हैं। कोई गैस लीक हो गई है, कोई मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, या वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से उसमें कोई हैजर्डियस किस्म की गैसेस मौजूद है। ये या मतलब कोई फ्लेम है अंदर, कोई आग जली है, आग से मतलब मुख्तलिफ गैसेस रिलीज हुई हैं, तो वो एक हैजर्डियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर। तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है कि आप ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के बगैर वहाँ पे अंदर एंट्री ना करें। ठीक है जी। तो हैजर्डियस एटमॉस्फेयर को आप रीड कीजिएगा, ये मतलब आपको इतना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिव टू फुल परमिट एंट्री। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक होती है फुल परमिट कन्फाइंड स्पेस, जिनकी जो ऊपर 5 कंडीशंस हमने एक्सप्लेन की हैं, और जिसमें हैजर्डियस एटमॉस्फेयर भी होता है, जिसमें अटेंडेंट भी रिक्वायर्ड होता है, जिसमें प्रॉपर इवैक्यूएशन का सिस्टम भी होता है। लेकिन दूसरी एक स्पेसिस वो होती हैं जो कि फुली परमिट एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे। मतलब वो 5 की 5 कंडीशंस पूरी करने की जरूरत नहीं होती। मतलब वो किस किस्म की होती हैं, उसमें जो हैजर्ड्स होते हैं वो ज़रा लेस मतलब है कि रिस्की होते हैं, उनकी रिस्क का लेवल कम होता है। ठीक है ना। अंडर सर्टेन कंडीशन द एम्प्लॉयर में यूज अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स फॉर वर्कर एंट्री इनटू ए परमिट स्पेस। मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन का कंटेंट उसके अंदर एक मतलब है वो है रीजनेबल लेवल तक मौजूद है, और मतलब है कि वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन का लेवल है उसके अंदर, तो वहाँ पे आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर फ्लेमेबल और गैसेस वगैरह की मतलब मिकदार कम है, वहाँ पे आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या और एटमॉस्फेयर जो हैजर्डियस एटमॉस्फेयर है जिसकी कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं, वो वाली कंडीशंस अगर अप्लाई नहीं होती तो वहाँ पे भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनमें आपको एडिशनल चेकिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। मसलन आपने एक तो कन्फाइंड स्पेस की जो ऊपर कंडीशंस हैं वो आपने फुलफिल कर ली, उसके बाद टेस्टिंग ज़रूरी होती है। आपके जो मतलब कन्फाइंड स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर होता है उसकी टेस्टिंग जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर वो एडिशनल होती है, आपके बाकी जो मेजर्स आपने लिए होते हैं उनके एडिशनल आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, देन जो है वो फिर आप उसके अंदर एंट्री करते हैं। आपके परमिट के मुताबिक जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं, तो फिर आप इंश्योर करते हैं कि आपके वर्कर्स अंदर जो काम करने वाले जो मेंटेनेंस टीम है वो अपना काम सेफली करके वहां से विद इन दैट टाइम लिमिट जो है वो आ जाए। अब ओशा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ये वर्क फ्लो आपके लिए मतलब है कि यहाँ पे बताया हुआ है कि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इस फ्लो चार्ट को। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप इसको अगर दोबारा देखेंगे तो आप इसको समझ सकें। ठीक है। ये जो चार्ट है ये क्या कहता है जी कि परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस डिसीजन कैसे होगा। मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट है कि डज द वर्क प्लेस कंटेन परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस एज डिफाइंड बाय 1910.16 बी। ठीक है।
ये जो 1910 हमने जनरल इंडस्ट्री का ओशा का स्टैंडर्ड पढ़ा था ना, ये वही स्टैंडर्ड है। उसका जो 14 बी वाला, जो 146 बी वाला सेक्शन है, वो कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड है। ये उसका उसका रेफरेंस है। ठीक है। अगर तो इन कंडीशन, वो जो जो ऊपर हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक फुलफिल होती हैं। अगर तो आपकी स्पेस इन कंडीशन को फुलफिल करती है, तो इसका मतलब है वो कन्फाइंड स्पेस है। अगर नहीं करती, तो फिर आप किसी ओशा कहता है कि आप कंसल्ट अदर एप्लीकेबल ओशा स्टैंडर्ड्स। आप उस स्पेस के लिए कोई और स्टैंडर्ड देखें कि और कोई स्टैंडर्ड उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना होता हो। ठीक है ना। लेकिन अगर ओशा के जो स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कन्फाइंड स्पेस है। सबसे पहले तो आपने फर्क करना है एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर और एक नॉन कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ठीक है ना। अगर आप ये फर्क नहीं कर पाते, और आपने जो एक स्पेस कन्फाइंड है ही नहीं, उसको आप किसी और रेगुलेशन के अंडर में वो आती है, लेकिन आप उसको कन्फाइंड स्पेस की रेगुलेशन में कंसिडर करके उसमें वर्किंग करेंगे, तो अनदर रिस्क आपको फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है जी। आप पहले डिसाइड कर लिया जी आपने, ठीक है जी, आप इन रेगुलेशन के मुताबिक ये स्पेस जो है वो कन्फाइंड है। अब क्या करेंगे? इन्फॉर्म इम्प्लाइज एज रिक्वायर्ड बाय 1910.146। आप अपने इम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करें कि ये कन्फाइंड स्पेस है, और इसके लिए आपको प्रॉपर वर्क परमिट की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? विल परमिट स्पेस बी एंटर्ड। क्या मतलब है कि आप इस स्पेस के अंदर एंट्री अलाउ करेंगे? ठीक है। आपने करनी है। अगर तो करनी है, तो कौन उसमें एंटर होगा, इसका डिसीजन होना है। अगर नहीं करनी, तो प्रिवेंट एम्प्लॉयज एंट्री एज रिक्वायर्ड बाय। अगर आप ये कंसिडर कर लिया कि जी ये है तो सही कन्फाइंड स्पेस, लेकिन इसकी जो एंट्री है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई कि क्या इसके अंदर, क्योंकि कुछ स्पेसिस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे मैकेनिकल तरीके से उसको आप मतलब है कि उसकी जो अंदर सफाई सुथराई है वो कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा फॉल्ट है जो कि आपको एंट्री किए बगैर आप उसके अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं, किसी मैकेनिकल तरीके से, मतलब किसी मशीन के जरिए। तो फिर आपको एंट्री की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अमूमन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कोशिश करें कि एंट्री ना ही करें, क्योंकि एंट्री करने से खतरा बढ़ जाता है, इंसानों की जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जहाँ पे आपको एंट्री से बच सकते हैं आप, तो आप एंट्री ना करें। ठीक है। और ये ओशा का स्टैंडर्ड मौजूद है इसके लिए कि आप इसकी एंट्री प्रिवेंट करें। ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास कोई मैकेनिकल सिस्टम मौजूद नहीं है, फिर भी आपने एंट्री करनी है, अपने वर्कर्स को अंदर भेजना है उस स्पेस के अंदर, तो फिर आप ये देखिए कि भेजना किसको है आपने। विल कॉन्ट्रैक्टर एंटर? क्या आपका कॉन्ट्रैक्टर जाएगा या आपका जो एम्प्लॉई है वो भी साथ जाएगा? ठीक है ना। ये टास्क विल बी डन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइज। कॉन्ट्रैक्टर्स इन्फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर एज रिक्वायर्ड बाय एसएस। ये रूल्स है कि जो स्पेस है, मतलब है कि आपकी कन्फाइंड, उसमें कॉन्ट्रैक्टर आपका जाएगा। ठीक है ना। वो किस लॉ के मुताबिक जाएगा, और उसको आपने क्या क्या बताना है, वो सारा रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है। 191016C, उसके बाद 191016B91 फॉर होस्ट। ठीक है ना। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है जी, कि बोथ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड होस्ट एम्प्लॉइज विल एंटर द स्पेस। क्या मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ साथ आपका बंदा भी उसमें एंटर करेगा? अगर तो नो है, तो मतलब है फिर तो ठीक है, मतलब आप उसको मतलब है कि स्टॉप कर लें। ठीक है। लेकिन अगर यस है, तो आप प्रिवेंट करें ऑथराइज्ड एंट्री। ठीक है ना। ओनली ऑथराइज एंट्री। ठीक है। मतलब है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर उसमें जाना है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर ही जाए। लेकिन अगर आपका जो होस्ट है उसकी मतलब कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जाने की, किसी लॉ में उसकी मतलब परमिट नहीं करता, तो फिर उसको आप स्टॉप करें। विल होस्ट एम्प्लॉयर एंटर टू परफॉर्म एंट्री? अगर तो होस्ट ने करना है, तो फिर आप उसकी एंट्री को स्टॉप करें। ये देखिए ना, वर्क फ्लो के अंदर ये मेंशन है कि आप उसकी एंट्री को स्टॉप करें, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर अंदर जाए जिसने वो काम परफॉर्म करना है अपनी टीम के साथ। डज स्पेस हैव नॉन आर पोटेंशियल हैजर्ड्स?
अब आप जब आपने एंट्री का डिसाइड कर लिया, किस लॉ के तहत एंट्री होनी है, किसकी एंट्री होनी है, ये भी आपने डिसाइड कर दिया। अब अगला मरला आता है कि डज स्पेस हैव नॉन और पोटेंशियल हैजर्ड। क्या उस स्पेस की असेसमेंट आपने की है पहले, उसके अंदर कोई नॉन हैजर्ड मौजूद है? मसलन आपने उसकी असेसमेंट करवाई है, आपको पता चला कि अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल कम है, जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए वो कम है मिसाल के तौर पे। तो क्या होगा, अगर तो यस है, मतलब पोटेंशियल हैजर्ड मौजूद है, तो क्या आप करेंगे, कैन दी हैजर्ड बी एलिमिनेटेड? क्या उस हैजर्ड को बाहर रह के आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं? अगर नो है, यानी उस हैजर्ड को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, नो, नॉट ए पीसीएस आईआस डज नॉट अप्लाई, कंसल्ट अदर ओशा स्टैंडर्ड। इसका मतलब है कि अगर नॉन हैजर्ड उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो आपकी कन्फाइंड स्पेस ही ना हो, वो कोई कोई और किसी लॉ के अंदर में वो स्पेस आती हो। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई हैजर्डियस सिचुएशन मौजूद हो, ठीक है, उसकी हैजर्ड असेसमेंट हुई हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे ना, उसके मुताबिक आप अपना इक्विपमेंट पहनेंगे, अपनी टीम को तैयार करेंगे और उसके अंदर एंट्री करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया जी कि हैजर्ड मौजूद है, कंफर्म हो गया कन्फाइंड स्पेस। कैन दी हैजर्ड बी एलिमिनेटेड? क्या आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तो कर सकते हैं, यस, एम्प्लॉयर में चूज टू reclassify spaces to non-permanent required confined space using 19। अब उसको अगर हैजर्ड को आपने एलिमिनेट कर दिया है बाहर ही रहते हुए, ठीक है, तो फिर आप उसको मतलब है कि रिक्लासीफाई कर सकते हैं, आप उसको नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस करार दे सकते हैं जब हैजर्ड आपने एलिमिनेट कर लिया है। मसलन अगर अंदर कोई ऑक्सीजन की कमी है, तो आपने कोई बाहर से उसके नीचे कोई स्पेस या प्रोविजन मौजूद है, उसमें आपने फैन लगा दिए और बाहर से ताज़ा हवा आपने उसको वेंटिलेट कर दी है, तो इसका मतलब है कि अंदर ऑक्सीजन की मिकदार प्रॉपर हो गई है। तो अब वो कन्फाइंड स्पेस के परमिट रिक्वायर्ड वाले उस कैटेगरी में नहीं आएगी, आप किसी और लॉ को देखें। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, कैन दी स्पेस बी मेंटेन्ड इन ए कंडीशन सेफ टू एंटर बाय कंटिन्यूअस फोर्स एयर वेंटिलेशन ओनली, ठीक है ना। तो अगर मतलब है कि वो नहीं है, तो फिर प्रिपेयर फॉर एनी एंट्री वाया परमिट प्रोसीजर, ये भी नो है। वेरीफाई एप्लीकेबल एंट्री कंडीशंस, टेस्ट रिजल्ट्स, रिकॉर्ड स्पेसिस, आइसोलेशन if needed, rescue means to summon available entrants properly, equipment। ये मतलब है कि ये सारी कंडीशंस अगर यस हैं, तो फिर आपका ऑथराइज पर्सन उसके अंदर एंटर करेगा। अगर नहीं है, तो फिर आप ये देखेंगे कि क्या ये कन्फाइंड स्पेस जो है वो किसी और लॉ के अंडर में आती है, यानी ये कंडीशंस पूरी नहीं कर रही, आप उसको मैकेनिकली बाहर से उसका फॉल्ट रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई हैजर्ड मौजूद है, उसको आप मतलब है कि बाहर से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कोई वेंटिलेशन प्रोवाइड करके। तो इस तरह ये पूरा वर्क फ्लो आपको पूरा पैटर्न बताता है, एक कन्फाइंड स्पेस को डिटरमिन और अदर देन कन्फाइंड स्पेस को डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका भी बताता है। और उसके मुताबिक फिर आपको वो जो स्टैंडर्ड्स, जो सेक्शंस, जो रूल्स इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, वो भी आपको बताता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो 1910 और 146 वाला सेक्शन है, जो ओशा स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो ओशा जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, जो है स्पेसिफिक कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर रीड करें जाके, आप उसको अंडरस्टैंड करें। उसके अंदर ये सारी मतलब डिटेल्स मौजूद है कि किस कंडीशंस में आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर को आपने किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस देनी है, एंट्रेंट की क्या जिम्मेदारी होगी, लाइफ लाइन किस तरह की होनी चाहिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन कैसी होनी चाहिए, वो सारी कंडीशंस उसके अंदर मौजूद हैं। और ये वर्क फ्लो जो है, इसको आपने एक दफ़ा रीड करना है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर कल टाइम हुआ तो मैं कल दोबारा इसको आप एक और दफ़ा ब्रीफ कर दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है। कल मैं आपसे इसके बारे में पूछ भी लूंगा, ठीक है। अभी टाइम बड़ा शार्ट है, तो देखते हैं अगर इसको मतलब मज़ीद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह कल मैं मज़ीद आपको इसके ऊपर ब्रीफिंग दूंगा, ताकि इसको हम अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। अब डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या है जी, कि वो जो परमिट बनता है,
उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसकी डिटेल्स होती हैं, उसका एक प्रॉपर टेम्पलेट होता है, फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। फिर फाइनली जो ऑथराइज करता है उसके सिग्नेचर भी होते हैं। उसके अंदर मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना है, एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बाकी जो रेस्क्यू की टीम है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन उस परमिट के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम परमिट कहते हैं, परमिट सिस्टम कहते हैं। और वो मतलब है कि फिल किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से या उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, या मतलब जिस टीम ने एंट्री करनी है उसकी तरफ से, और फिर उसको ऑथराइज किया जाता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने का। मतलब है कि इजाजतनामा होता है ये बेसिकली, ठीक है जी। अब उसमें फिर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेगमेंट आ जाता है कि होस्ट एम्प्लॉयर जिसका आप काम करने गए हैं, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्टर जो कि काम करने गया है वहाँ पे। मतलब कोई आप की कंपनी के अंदर कोई कंफाइंड स्पेस है, उसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो ऐसे ही तो नहीं वो एंटर कर जाएगा। वो प्रॉपर पहले उसकी असेसमेंट होगी, उसका वर्क परमिट बनेगा, और उसकी प्लानिंग होगी बाकायदा, उसकी टेस्टिंग होगी स्पेस की, उसके बाद फिर उसकी एंट्री होगी। तो इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होस्ट की है, जैसे कि परमिट प्रोवाइड करना, असेसमेंट करना, बल्कि असेसमेंट और टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करना, ये सारे टेस्ट आप उस कंट्रैक्टर को बताएंगे, और उस परमिट के अंदर मेंशन होंगे कि किस टाइम पे कौन सा टेस्ट हुआ है, ऑक्सीजन की मिकदार को चेक किया गया है, हैजर्डियस एटमॉस्फेयर को चेक किया गया है, इतने बजे चेक किया गया, ये उसका स्टेटस था, और इसके अंदर कोई ऑलरेडी कोई हैजर्ड मौजूद है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल इस आपके उसमें आती है, जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके होस्ट एम्प्लॉयर की तरफ से होती हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होती हैं। मसलन एम्प्लॉयर की तरफ से क्या है, व्हेन ए होस्ट एम्प्लॉयर अरेंजेस टू हैव ए कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉइज फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर टू परफॉर्म वर्क दैट इन्वॉल्व्स परमिट स्पेस एंट्री, द होस्ट एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द वर्क प्लेस परमिट स्पेस एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स, appraise the contractor of the elements, any precautions or procedures that the host employer has implemented for the protection of the employees in or near permit space, coordinate entry operation within the contractor when both host personnel and contractor personnel will be working in or near permit spaces, debrief of the contractor after the entry operating ऑपरेशन रिगार्डिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग क्या होती है कि जब काम मुकम्मल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर और उसके लोग जो है काम मुकम्मल करके बाहर आते हैं, तो वो अपना मतलब है कि एक डीब्रीफिंग होती है वहाँ पे कि अंदर हमने ये काम किया, इतने टाइम हम रहे, और इसके बाद हम वापस आ गए और सेफली हमारे तमाम लोगों की हमने चेकिंग कर ली है, ऑल इज वेल एंड ऑपरेशन इज कंप्लीट विद सक्सेस, ठीक है ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होस्ट एम्प्लॉयर की होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है फॉर द एंट्री ऑफ दैट confined स्पेस। अब कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, obtain एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परमिट स्पेस हैजर्ड्स एंड एंट्री ऑपरेशंस। सबसे पहले तो वो हैजर्ड असेसमेंट मांगेगा, ठीक है ना, कि इस क्या एम्प्लॉयर ने, जो होस्ट एम्प्लॉयर है उसकी असेसमेंट की है, उसमें किसी किस्म का कोई रिस्क तो नहीं है कि मेरा बंदा अंदर जाए तो वापस ही ना आए, क्या वो सारी कंडीशन जो कन्फाइंड स्पेस की है वो पूरी की है, अटेंडेंट मौजूद है, रेस्क्यू का प्रोसीजर मौजूद है, लाइफलाइन मौजूद है, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स मौजूद है, ठीक है। कोऑर्डिनेट एंट्री ऑपरेशंस विद द होस्ट एम्प्लॉयर, उसके कोऑर्डिनेशन के साथ एंट्री करेगा। इन्फॉर्म द होस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द परमिट स्पेस प्रोग्राम दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल फॉलो, ठीक है। वो जो परमिट बनेगा, जो उसने कॉन्ट्रैक्टर ने फॉलो करना है, उसकी मतलब उसकी डिटेल पहले उसके पास कॉन्ट्रैक्टर के पास होनी चाहिए कि उसने क्या क्या फॉलो करना है। टेस्टिंग इक्विपमेंट एंड कंडीशन, ये जो होस्ट एम्प्लॉयर होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बिफोर द एंट्री ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्टर या उसकी टीम जो अंदर जा रही है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसकी एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग और अंदर की इंटरनल कंडीशन जो है उसको टेस्टिंग प्रोवाइड करना। और उन टेस्ट का आपकी परमिट के अंदर भी मेंशन होता है कि इतने बजे ये वाला एटमॉस्फेयर का टेस्ट किया गया है, उसका ये रिजल्ट है, इसके अंदर मतलब ऑक्सीजन का ये लेवल है, बाकी जो गैसेज हैं उनका ये लेवल है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको उस परमिट से, उस इंफॉर्मेशन से अपनी टीम को तैयार करे, ठीक है जी। अब परमिट सिस्टम आपको पता है वही डॉक्यूमेंट है, वो पूरा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनता है जो वहाँ पे
प्रोवाइड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर और उसकी बेस के ऊपर एंट्री होती है। ठीक है जी। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है परमिट स्पेस एंट्री के लिए? परमिट क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी रेस्क्यू की जरूरत पड़ सकती है आपको। मिसाल के तौर पे आपका कॉन्ट्रैक्टर या उसका वर्कर जो कि डिटेल हुआ है उसके लिए एंट्री के लिए, वो अंदर गया है और अंदर जाके खुदा ना खास्ता फेंट हो गया या कोई इंजरी हो गई है उसको, उसने लाइफ लाइन को पुल किया और आपका जो अटेंडेंट है उसने उसको पुल अप कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब फौरी तौर पे उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है। ठीक है। उसको मतलब है कि उसकी हार्ट बीट रुक गई है या उसका सांस रुक गया है या कोई और मतलब उसकी इंजरी हो गई है, फर्स्ट एड की ज़रूरत है, उसको फौरी तौर पे मेडिकल एड की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो आपकी रेस्क्यू की टीम है वो फर्स्ट एड की टीम है वो मौजूद है। वो उसको जो बेसिक फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा जो रेस्क्यू अगर हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है उसको, तो फौरी तौर पे एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं आप। ये सारी जो है ना ये ट्रेनिंग उसमें आती है रेस्क्यू की टीम में। ठीक है ना, पुल अप करना, उसको रेस्क्यू करना, अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है वहाँ पे, अगर खुदा ना अंदर कोई ब्लास्ट हो गया, कोई धमाका हो गया, कोई आग लग गई है, तो उस सूरत में आपने कैसे कंट्रोल करना है सिचुएशन को, उसके लिए आपकी पूरी टीम की जो है वो उसकी ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की। ट्रेन और इसी तरह अटेंडेंट जो होते हैं और एंट्री सुपरवाइजर जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डिप्यूट होते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये मतलब इस सेगमेंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन है। इतना अगर पढ़ने लगेंगे तो टाइम बहुत इसमें वेस्ट हो जाएगा। आप काइंडली इसको रीड कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको अंडरस्टैंड ना हुआ तो मुझसे आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन जो रेस्क्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ठीक है ना। इसकी ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ लाइन, हार्नेसेस, ब्रीदिंग अपरेटस, फायर इमरजेंसी और इस तरह की अगर इनकैपेसिटेशन हो गई है, अनकॉन्शियसनेस हो गई है, कोई फिजिकल इंजरी हो गई है, जख्म लग गया है, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, हॉस्पिटलाइजेशन करवाना, ये सारी आपकी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है जी। तो इस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं अपनी वर्क स्पेस जो है जिसको आप कन्फाइंड कह रहे हैं उसकी सेफ्टी को, अपने लोगों की सेफ्टी को थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू ए अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि ये स्पेस जिसके अंदर आपने एंट्री करवानी है, क्या ओशा की जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक ये कन्फाइंड स्पेस में शामिल है या नहीं है। अगर तो वो है तो फिर आप उसको जितना भी प्रोटोकॉल है कन्फाइंड स्पेस का, जिसमें परमिट बनना है, जिसमें ट्रेनिंग इंश्योर करनी है, जिसमें आपने टेस्टिंग इंश्योर करनी है, जिसमें एम्प्लॉयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्टर को और होस्ट एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक आपने इंश्योर करना है कि आप एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव अगर वहाँ पे डिप्यूट है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर चूंकि आपने ये कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग ली हुई है, आपको पता है कि ये चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म होनी है, इनके मुताबिक काम होना है। कहीं पे भी इनके अगेंस्ट कुछ काम हो रहा है तो आप उसको करेक्ट करें काम को, उसके मुताबिक जो ओशा का रूल है उसके मुताबिक आप वहाँ पे काम करवाएं। और कोशिश करें कि मतलब उसके बगैर वो काम ना हो वहाँ पे। मसलन अगर फर्ज करो कि वहाँ पे अटेंडेंट नहीं है, ठीक है, अटेंडेंट नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी फिर बन जाएगी कि ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक वहाँ पे अटेंडेंट को इंश्योर करें। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे लाइफ लाइन नहीं है, आपके लोग कहते हैं यार हम तो चले जाएंगे, खैर है कुछ नहीं होता, नीचे जाके हम करके ऊपर आ जाएंगे। कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लें। अमूमन ये जो सेवरेज का सिस्टम होता है इसमें आपने देखा हमारे यहाँ तो ये आम कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। वो लोग ऐसे ही उतर जाते हैं बीच में बगैर लाइफ लाइन के, बगैर हेलमेट के, बगैर किसी इक्विपमेंट के, और फिर उसकी वजह से हादसा भी बहुत होते हैं। सो जेंटलमैन, टाइम इज अप। आज हमारा ये तीसरा सेशन भी कंप्लीट हो गया, कन्फाइंड स्पेस हमने कंप्लीट कर लिया। कल इंशाल्लाह हम जो हमारा तीसरा लॉकआउट टैग आउट का सेक्शन